हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेज में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6001, कहीं पर ये 601 लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कानूनों का निर्वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है संविधियों की व्याख्या करना या संविधियों की व्याख्या। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 मैं आपके करा चुका हूं और आज है क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो आने की जो संभावना है पेपर में 60% बनी रहती है और ये 20 या 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। इसके अंदर जो टिप्पणियां हैं, जो हेडिंग है, वहां से आपका 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और आने की जो संभावना है 60% बनी रहती है इस वाले क्वेश्चन से। आगे इस क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले अगर किसी का कोई डाउट है या आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या और कोई आपको लॉ से रिलेटेड बात करनी है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकता है। लेकिन आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज किया करो, एसएमएस किया करो, आप कॉल ना किया करो प्लीज, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधियों की व्याख्या से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। संविधि की व्याख्या कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, डिस्क्राइब इट्स मीन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, डिस्कस। विधि की व्याख्या का अर्थ। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 20, 10, 4 या 5 नंबर में, तीनों फॉर्मेट में कहीं भी आ सकता है, लेकिन आने की जो संभावना है 60% है। अब हम देखते हैं विधि की व्याख्या का अर्थ। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। संविधि की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विधान के तात्पर्य या अर्थ को समझाया जाता है। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड वाला जो कराया था, वहां पर हमने एक हेडिंग थी, वहां पर हमने कराई थी व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या के ऊपर यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन है, वहां पर एक हेडिंग मात्र थी। व्याख्या का मतलब है जैसे कोई सेक्शन है या कोई विधि है, उसे समझने के लिए अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसी को व्याख्या कहते हैं। या उस विधि के संबंध में कुछ जो उस विधि के संबंध में हो और उस विधि से ही संबंधित हो, उन शब्दों को वहां पर पिरोना, वो क्या है, व्याख्या कहलाता है। आगे चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है बरलपुल कॉरपोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क 1999 का है। इसमें विधान न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि संविधि की व्याख्या में व्याकरण के शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज और यहां पर बोली है कि जो व्याख्या है, एक तो विधि से संबंधी होनी चाहिए, दूसरा उसको अच्छे से समझने वाले होने चाहिए शब्द, और उन शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग ना होना चाहिए, ठीक है। और वो जो शब्द हैं उस विधि से ही संबंधित हो, हालांकि उसका व्याकरण रूप आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम विधि का दूसरा नाम क्या है, कानून, ठीक है। इस प्रकार से हम जैसे कोई विधि में कोई बात लिखी हुई है, उस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हम व्याकरणिक शब्द तो ले सकते हैं, जैसे विधि के स्थान पर हमने कानून ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोई और शब्द ले सकते हो, लेकिन उसका गलत तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते हो। इसमें विधान न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया कि संविधि की व्याख्या में व्याकरण के शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कॉमा शब्द के आगे लगाने से या कॉमा या शब्द के पीछे लगाने से भाषा में अंतर आ जाता है। यहाँ पर बोला है, आप तो व्याकरण की बात कर रहे हो, शब्द की बात कर रहे हो, मात्र एक कॉमा आगे या पीछे लगाने से बहुत फर्क क्वेश्चन मतलब व्याख्या पर पड़ जाता है, मात्र एक कॉमा मात्र से, ठीक है। आगे कर चलते हैं। शब्द व्याख्या एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका अर्थ व्याख्या के कार्य से होता है। इसका भाव अनुवादक द्वारा किया जाता है, अर्थात समझने की शक्ति से होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसे आप कुछ संविधि मान लीजिए एक प्रकार से। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि यहां पर सब चीजें लिखी हुई होती हैं, आप सभी क्वेश्चंस में देखते हो, केसेस को देखते हो। मैं यहां पर क्या करता हूं, उनको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं
उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूं और अपनी तरफ से नए नए शब्दों को जोड़ता हूं जो आपके एक्सप्लेन से व्याख्या से मैच करती हो। साथ ही साथ मैं उनको एक एग्जाम्पल भी उनमें सेट करता हूं कि एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझ में आ जाए या व्याख्या के जरिए से समझ में आ जाए। ठीक है, अर्थात समझने की शक्ति से होता है। और दूसरा, व्याख्या का मुख्य उद्देश्य है, उसका कार्य है कि समझ में आना चाहिए पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। विधायन संविधि की व्याख्या वास्तव में विधायन को समझने के उद्देश्य से होती है। देखो यहाँ पर सारी बात लिखी हुई है, बहुत सिंपल शब्दों में है और मैं भी चीजों को क्लियर कर रहा हूं। सिर्फ हम व्याख्या क्यों करते हैं कि चीजों को अच्छे से हम समझ सकें। ठीक है, तो समझने के उद्देश्य से होती है। किसी को विधायन की सही व्याख्या वास्तव में उद्देश्य होती, देखते हैं, किसी को विधायन की सही व्याख्या वास्तव में उसका उद्देश्य होती है। किसी विधायन को समझने के लिए वास्तव में यह देखना पड़ता है, सबसे पहले तो इसमें इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। जो विधायन है, विधायन के अंतर्गत जो व्याख्या है, विधायन के द्वारा जो विधि है, विधि की जो व्याख्या है, उसका सिर्फ व्याख्या करने का मतलब क्या है, सिर्फ उसे समझना। ठीक है, और यही इसका क्या है, व्याख्या का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, समझना। देखो एरो के हिसाब से चलना, विधायन के द्वारा विधि है, विधि की हम व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने का उद्देश्य क्या है, उसे समझना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वास्तव में यह देखना पड़ता है कि उसको लागू करने का क्या उद्देश्य है। साधारणतः नियमावली या परिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका वही अर्थ निकालना चाहिए, लेकिन अस्पष्टता की स्थिति में शाब्दिक अर्थ भी निकाला जा सकता है। एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी बोली गई है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, हमारी जो विधियां हैं, हमारे जो एक्ट हैं, वो एक ऐसी भाषा में है जो बहुत ही ज्यादा जटिल है, जिनको समझना बहुत ज्यादा कठिन है। और जब हम उनको पढ़ने बैठते हैं, या तो हम उनका गलत अर्थ निकालते हैं या उनका गलत प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, या तो गलत अर्थ निकाल रहे हैं या गलत प्रयोग कर रहे हैं। जब गलत अर्थ निकलेगा तभी उसका गलत प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बोली है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अस्पष्टता की स्थिति में शाब्दिक अर्थ भी निकाला जा सकता है। जब हम किसी विधि को पढ़ रहे हैं, उसका गलत जब अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है, अस्पष्ट भी हो सकती है। आगे चलते हैं। किसी अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों को दो रूप होते हैं, शाब्दिक तथा व्याकरणिक। इनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन और चीजों को हम देखते हैं। इन दोनों रूपों का प्रयोग करने से अधिनियम या नियम का स्वाभाविक तथा साधारण अर्थ निकाला जा सकता है। इसमें एक केस है, केस नंबर 2 है, रघुनंदन बनाम प्यारेलाल 1986 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि परिनियम की भाषा साधारण है तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर कोई यदि कोई विधि ऐसी है जो बहुत सिंपल है, साधारण है, उसको आसानी से हम समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं, तो उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्याख्या के उद्देश्य, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस, मैक्सवेल के अनुसार किसी संविधि की जो भी व्याख्या की जाती है उसका उद्देश्य यह है कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका स्पष्ट रूप से या उपलक्षित रूप से क्या आशय है। मतलब जब हम कोई विधि पढ़ते हैं और विधि की जब हम अपने आप ही व्याख्या करने लगते हैं, कुछ उसका अर्थ निकालने लगते हैं, तो सबसे पहले ये बात होती है कि इसका अर्थ मतलब इसका प्रयोग क्या होगा। ठीक है, और इसकी स्पष्टता कहां पर झलकेगी या इसमें किस प्रकार से निर्णय दिया जा सकता है या कहां पर इसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसे निर्धारित कर लिया जाए और विशेष रूप से यह देख लिया जाए कि प्रयुक्त बाद की परिस्थितियों में व्याख्याकर्ता द्वारा की गई व्याख्या व्यवहारिक है या नहीं। अतः वह प्रक्रिया है जिससे न्यायालय किसी विधायन लेजिस्लेशन विशेष के अर्थों का निर्धारण करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और बहुत अच्छा बताया है, जब कोई व्याख्याकर्ता किसी विधि की व्याख्या करता है और जब हम उसे न्यायालय में लागू करते हैं या उसका अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं,
तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक बार और पुनः देखा जाए कि जो इसकी व्याख्या की गई है वो सही है या गलत, या हम उसे लागू कर दें, ठीक है। और वो बाद में पता चले कि ये तो गलत व्याख्या की गई थी और इसका हमने गलत तरीके से निर्णय दे दिया। तो सबसे पहले क्या है, वो व्यावहारिक है या नहीं, यानी सही है या ना गलत है वो। आगे चलते हैं। न्यायालय सांविधिक विधि का प्रशासन करते समय दो प्रकार का कार्य करता है। नंबर 1, सर्वप्रथम वह बाद के तथ्यों का पता लगाता है। भाई सबसे पहले तो बाद के तथ्यों का पता लगाता है, यानी केस में कौन कौन से तथ्य हैं और उनके आधार पर सबसे पहले तो तथ्य देखे जाते हैं। तथ्य के आधार पर ही तो हम निर्णय देते हैं। फिर उसके बाद गवाह, सबूत, सब चीजें देखी जाती हैं और उसमें फिर निर्णय दिया जाता है। दूसरा, इस बात का पता लगाता है कि उन परिस्थितियों में विधायन ने उस न्यायाधीश द्वारा किस कार्रवाई को आसियत किया है, और ये देखते हैं कि विधायन ने उसमें किस प्रकार की विधि लगाई है जिस तथ्य के आधार पर वहां पर बात या केस बन रहा है। आगे चलते हैं। यह प्रश्न उठता है कि या तो कोई न्यायाधीश अपने आप को अधिनियमों की सीमा से जकड़े रखे, या फिर स्पष्ट आयुक्ता, कठोरता या अन्य 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 अन्याय की अवस्था में अपने विवेक से काम ले। यहां पर साफ साफ बोला है, या तो जो न्यायाधीश है वो अनियम, जो अधिनियम है, जो विधि है, उससे जकड़ा रहे, ठीक है, और उसी के अनुरूप। भाई न्यायाधीश का क्या है, जो विधि बनाई है उसी से जकड़ा रहे, उसे छोड़ना नहीं चाहे और उसी के आधार पर वो निर्णय देना चाहे, और वो कैसा हो, गलत हो जाए। या एक न्यायाधीश के पास क्या है, ये मौका है कि चाहे वो विधि कठोर है, ठीक है, स्पष्ट है और सही है, तो उसका वो पालन करे, ठीक है, और विधि का अर्थ स्वीकार करने में न्यायपूर्ण एवं संगत अर्थ स्वीकार करे, और उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल ना करे, ना ही वो पीछे भागे, ना उससे डरे, चाहे वो कितनी ही कठोर क्यों ना हो, स्पष्ट क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जो सही है, जो उस बाद में सटीक बैठती है और उस विधि के अनुरूप जो सही है उसको लागू किया जाए, ठीक है। व्याख्या के प्रकार, मौलिक रूप से काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मौलिक रूप से व्याख्या निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, शाब्दिक या व्याकरण मूलक व्याख्या। देखो यहां से भी एग्जामिनर ये रख सकता है कि शाब्दिक व्याख्या का अर्थ बताइए या व्याकरण मूलक व्याख्या का अर्थ बताइए। दूसरी है तार्किक व्याख्या। पहले देखते हैं हम शाब्दिक या व्याकरण मूलक व्याख्या। संविधियों की व्याख्या के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी कानून की ज्यों की त्यों व्याख्या की जाए और उसे व्याकरण के नियमों से शब्दों के प्रयोग का जो अर्थ होता है उसी को ठीक माना जाए। स्वयं वे शब्द ही जिनके प्रयोग से कोई विधि व्यक्त की गई है विधि के एक भाग की पूर्ति करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हम विधि को पढ़ने लगते हैं, ठीक है, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जब उनकी व्याख्या करने बैठते हैं तो उनकी एक से अधिक व्याख्या निकलती हैं या उनका एक से अधिक हम अर्थ निकालते हैं, ठीक है, और अब हम उसमें क्या है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहां पर फिर बोलते हैं कि न्यायाधीश को यह देखना चाहिए बाद या तथ्यों के अनुरूप जो इसमें व्याख्या सटीक बैठ रही है और जो विधि ने उसी के लिए बनाई है और अनुकूल है, चाहे वो कठोर हो, स्पष्ट हो, या उससे कोई भी समस्या आगे को विपक्षी पक्ष को हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें उस विधि का पालन करना है, ठीक है। और यहाँ पर ज्यों का त्यों, विधि की चाहे कितने भी अर्थ निकल रहे हो, लेकिन जैसे विधि ने जो नियम बनाए हैं उसे ज्यों का त्यों लागू किया जाए, ठीक है, उसमें कोई फेरबदल ना किया जाए। एक होता है कि जो न्यायाधीश होते हैं अपने विवेक के अनुसार उसमें फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बोला है शाब्दिक या व्याकरण मूलक व्याख्या में ज्यों का त्यों कानून का प्रयोग किया जाना चाहिए। और देखो यहां पर किसी कानून की ज्यों की त्यों व्याख्या की जाए, व्याख्या का मतलब है उसे उसी प्रकार से लागू किया जाए, और व्याकरण के नियमों से शब्दों
शब्दों के प्रयोग का जो अर्थ होता है उसी को ठीक माना जाए। मतलब जैसा विधि में जो अर्थ निकलता है उसी को लगाया जाए। देखो, हम विधि का दूसरा अर्थ कब निकालने का प्रयास करते हैं? जब वो हमारे समझ में नहीं आता है या उससे संबंधित कोई बाद या केसेस पहले कभी नहीं है, तो उसका हम अलग तरीके से अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन शाब्दिक व्याकरण मूलक जो व्याख्या है वो कहती है जैसा अर्थ है उसी के अनुरूप आप निर्णय दीजिए, उसी को ठीक माना जाए। स्वयं वे शब्द ही जिनके प्रयोग से कोई विधि व्यक्त की गई है विधि के एक भाग की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं लिटेरा स्क्रिप्टा या लिटेरा लेजिस, अर्थात लेखबद्ध किए गए वैध शब्द ही विधि का ज्ञान कराते हैं। किसी भी न्यायाधीश को किसी अधिनियमित विधि की अधिनियमित विधि की भाषा से परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी न्यायाधीश, जैसे भाई जो विधि विधायक ने बनाई है, विधि कौन बनाता है? हमारा विधायिका। विधायिका को ही हम विधायक कह देते हैं शॉर्ट में। विधायिका ने जो विधि हमें बनाई है उसका हम व्याख्या तो कर सकते हैं समझने के लिए। एक बात ध्यान रखना, व्याख्या हम उसे जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसका कोई कई अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी लागू करने की तो आपके चाहे कितने भी अर्थ निकलते हो, 1 2 3 4 जो भी निकलते हो, लेकिन कानून कहता है आप उसे ज्यों का त्यों लगाओगे, आप उसमें फेरबदल नहीं करोगे। और न्यायाधीशों को भी कहा जाता है किसी अधिनियमित विधि की भाषा में परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार नहीं है। आप ना तो कोई सुधार कर सकते हो ना उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हो, जैसी विधि है ऐसा ही उसे लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें केस नंबर 3 है। केसेस मैंने यहां पे डाले हैं। यमुना प्रसाद बनाम राज्य। इसमें कहा गया कि जब विधि की शब्दावली स्पष्ट होती है और उसमें किसी प्रकार की अनेकार्थता का आभास नहीं होता है, बल्कि केवल एक ही व्याख्या की कल्पना की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को इस विधि पर पुनः नई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर एक बात बोला है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम विधि की एक से अधिक व्याख्या निकालते हैं, उसका अर्थ निकालने लगते हैं कि भाई इसका तो ये अर्थ हो सकता है या इस प्रकार से इसमें निर्णय हो सकता है। हम बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं, कुछ भी अर्थ निकालते रहते हैं, या हम चीजों को देख रहे होते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकालते हैं। लेकिन विधि क्या कहती है कि आप चाहे कितना भी प्रयास करो विधि अर्थ निकालने का, व्याख्या करने का, लेकिन हमने जैसी विधि बनाई है आप उसी प्रकार से उसका निर्णय दोगे, कोई फेरबदल नहीं करोगे। ठीक है, और जो विधि हमने जिस चीज के लिए बनाई है उसमें एक ही प्रकार की व्याख्या रहेगी, आप चाहे उसका अर्थ कितनी प्रकार से निकाल लो, लेकिन हम उसमें फेरबदल नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालयों को उस विषय पर पुनः नई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती कि केवल व्याख्या द्वारा किसी विधि में छिपे हुए अन्य अभिप्रायों का अनुमान लगाया जाए। इसलिए विधि की ठोस शब्दावली जिसमें केवल एक ही अर्थ का अनुमान लगाया जा सके सर्वोत्तम मानी जाती है। शाब्दिक या व्याकरण मूलक व्याख्या से संबंधित और भी केस हैं, जैसे जमुना प्रसाद बनाम राज्य, इसको तो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, और कन्हई लाल सुर बनाम परिनिधि 1967 का केस है। सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी 1897 का केस है। बार ब्यूटन बनाम लोबलैंड, ये एक केसेस है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम तार्किक व्याख्या, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जहां किसी संविधि की शब्दावली का व्याकरण मूलक गठन इस प्रकार होता है कि उसका साधारण अर्थ विधि के वास्तविक उद्देश्य में अनेक संदिग्धताओं को प्रकट करता है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे हम कोई विधि पढ़ रहे हैं या उसके हम निर्णयों को देखते हैं या अर्थ निकालते हैं, व्याख्या करते हैं, तो उसमें काफी सारे विधियां या रूल्स या अर्थ उसके, सॉरी विधि नहीं, विधि की व्याख्या अर्थ निकल कर आते हैं। तो उस स्थिति में किसी असुविधा का कारण बन जाता है। तो भाई जब एक चीज के काफी अर्थ निकलते हैं तो क्या होता है, वो असुविधा का कारण बन जाता है, या उसका कोई अत्यंत ही अयुक्तियुक्त परिणाम निकलता है, या उसका कोई कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, या कोई न्याय विरुद्ध निष्कर्ष निकलता है। जब हम एक विधि का
कई प्रकार से अर्थ निकालते हैं या उसमें निर्णय देने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, गलत हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती है, ठीक है, अयुक्त युक्त परिणाम निकल सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे, जो संभवतः उस कानून का उद्देश्य ना था। तो ऐसी अवस्था में उसकी व्याख्या में न्यायालय कुछ हेर फेर करके या वाक्यों की बनावट को कुछ बदल कर भी अनुकूल अर्थ निर्धारित कर सकता है। इसे तार्किक व्याख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोला है शाब्दिक में, जैसी विधि है आप उसी के अनुकूल, शाब्दिक में विधि के अनुकूल आप आचरण करोगे यानी कि निर्णय दोगे। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करोगे और नहीं आपको करने का अधिकार है। लेकिन तार्किक में बोला है जैसे हम कोई विधि पढ़ रहे हैं और विधि के 2-3 अर्थ निकल रहे हैं या उसमें और भी अस्पष्टता, मतलब अगर हम शाब्दिक की तरह ही, जैसे शाब्दिक ने बोला है चाहे विधि में कोई कमी हो या ना हो, गलत हो, जैसी भी है आप उसी के अनुरूप कार्य करो, उसी प्रकार से हम तार्किक में भी करना चाहते हैं उसी के अनुरूप। लेकिन हमें क्या लगता है कि अगर हम इसी के अनुरूप कार्य करेंगे तो हो सकता है, वैसे ऊपर से ऑर्डर है कि अब जैसी विधि है उसी को लागू करो, लेकिन इसी को लागू करेंगे तो अस्पष्टता आ सकती है। ठीक है, या ये गलत हो सकता है, या अनियमितता आ सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, जो न्यायाधीश हैं उसमें थोड़ा बहुत मतलब या तो शब्दों का या रूल्स का या केसेस में को जो निर्णय दिया जाना है उसमें अपने विवेक के अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, वो शाब्दिक में नहीं कर सकते, केवल किस में कर सकते हैं, तार्किक में फेरबदल कर सकते हैं निर्णय देने में, लेकिन तार्किक में नहीं कर सकते। तार्किक का मतलब है जहां पर एक से अधिक जो है निर्णय निकलने की संभावना है, व्याख्या है, अर्थ निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कि भविष्य में जाकर या कोई जिसके हम पीछे लिए जो जजमेंट देने जा रहे हैं जिसके लिए, उसका कोई अहित ना हो जाए। ठीक है, कोई अस्पष्टता या गलत निर्णय ना हो जाए, अनियमितता ना आ जाए, तो इसलिए उसमें कुछ फेरबदल कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। सामंत के अनुसार व्याख्या का सामान्य नियम है कि न्यायालय इस वास्तविकता को स्वीकार करे कि विधि की शब्दावली लिटेरा लेजिस उसके सेंटेंटिया लेजिस अर्थात ध्वनित आशय के लिए प्रत्यक्ष और अंतिम निर्णयात्मक परिणाम है। परंतु इस सामान्य नियम में 2 अवस्थाओं में अपवाद हो सकते हैं। पहले तो सामंत की बात को समझते हैं। सामंत कह रहे हैं जो विधि है, विधि की वास्तविकता को समझते हुए ही निर्णय दिए जाने चाहिए। ठीक है, वो प्रत्यक्ष और अंतिम निर्णयात्मक परिणाम है। देखो विधि का जो अर्थ है पहले उसे समझो और उसे समझने के बाद ही शाब्दिक अर्थ में कार्य करो। लेकिन आपको लग रहा है कि इस विधि में एक से अधिक निर्णय आ सकते हैं, मतलब अर्थ निकल सकते हैं, व्याख्या हो सकती है, और आपको लग रहा है कि अगर हम इसी प्रकार से देंगे अस्पष्टता, गलत, अनियमितता आ सकती है, तो उसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हो। और सामंत कहते हैं आप ये देखो कि प्रत्यक्ष और अंतिम निर्णयात्मक परिणाम क्या रहने वाले हैं। ठीक है, परंतु इस सामान्य नियम में 2 अवस्थाओं में अपवाद हो सकते हैं। नंबर 1, प्रथम उस समय जब विधि के शब्द तार्किक ढंग से दोषपूर्ण हो और उससे एक निश्चित समन्वित और पूर्ण विचार प्रकट न हो। मतलब जब हम किसी विधि को लागू करते हैं तो उसमें हम निर्णय देते हैं तो उसमें तार्किक अर्थ प्रकट होने की संभावना होती है, गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, ये बोला है उस समय जब भाषा के अर्थ का ऐसा परिणाम निकलता हो जो सर्वथा अस्वीकार हो या बुद्धि संगत ना हो। मतलब जब हम विधि का अर्थ निकालते हैं, व्याख्या करते हैं और उसका अर्थ या व्याख्या इस प्रकार की निकलती है जो अस्वीकार्य हो या बुद्धि संगत ना हो, मतलब दिमाग उसमें काम ना करता हो या दिमाग उसे इस पर एक्सेप्ट ना करता हो, या वे विश्वास हो कि अमुक प्रकार का आशय व्यवस्थापिका का कभी नहीं रहा होगा। मतलब इस प्रकार का अगर हम निर्णय देंगे या कुछ कार्य करेंगे इसमें, तो व्यवस्थापिका जो विधि बनाती है उसका इस प्रकार का कोई आशय या उद्देश्य नहीं रहा होगा। ठीक है,
उदाहरणार्थ मूल पाठ में लिपिक की गलती या किसी दोषपूर्ण धारा की ओर संदर्भ या किसी नास्तवाची प्रकरण का लोप आदि। इसमें बोला है जैसे कोई विधि बनाई गई और विधि बनाते समय जो विधायिका ने जो विधि बनाई उसको जब लिखवाया गया, यानी कि जो प्रिंट कराते हैं, ठीक है, या उसे टाइप कराते हैं, उसकी जो एक्ट बनवाते हैं यानी किताब छपवाते हैं, उस समय जो लिखने वाला था, जो लिपिक था, उसी से कोई गलती हो गई शब्दों में, शब्द उसने कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, तो उस गलती का जुर्माना हम किसी और को नहीं दे सकते, उसका हम गलत अर्थ नहीं निकाल सकते, उसको न्यायाधीश जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सामंड के अनुसार तर्क की दृष्टि से विधि में प्रयुक्त शब्दों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण सेंटेंटिया लेजिस अर्थात विधि में ध्वनित अभिप्राय का सहारा लेना पड़ता है, वे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अनेक अर्थता। जब एक संविधि से एक ही अर्थ निकलने की बजाय 2 या 2 से अधिक अर्थ एक साथ ही प्रकट होते हैं, तब ऐसे मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वे विधि में प्रयुक्त शब्दावली के पीछे छिपे हुए वास्तविक आशय का पता लगाए और अन्य सूत्रों से उसका सही अर्थ निश्चित करे। जब हम विधि बनाते हैं तो विधि बनाते समय हम उसका कोई उद्देश्य भी रहता है। भाई विधायिका ने क्या करा, विधि बनाई। जब विधि बनाते हैं तो उसके बताया जाता है कि सेक्शन का या इस पॉइंट का क्या अर्थ निकलने वाला है या इसको हम क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर उसके सबसे पहले तो विधि बता देती है हम इस सेक्शन को क्यों लगा रहे हैं या इस पॉइंट को क्यों जोड़ रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा होता है, व्याख्या की गई होती है। लेकिन फिर भी अब जब हम उसे पढ़ने बैठते हैं तो उस विधि के जो है एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया है, जैसे एक विधि बनाई और उसके 1, 2, 3 या अन्य कोई अर्थ निकलते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, विधि में प्रयुक्त शब्दावली के पीछे मतलब जो विधायिका का क्या उद्देश्य रहा था, मतलब इस सेक्शन को, इस पॉइंट को क्यों जोड़ा गया था, किस कारण से, इसके अर्थ चाहे कितने निकल रहे हो, फिर देखा जाता है विधायिका का उद्देश्य। जो उद्देश्य इसमें सही बैठता हो उसी के अनुरूप फिर हम उसको लागू करते हैं। ठीक है, आगे असंगति। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपकी स्टडी से संबंधित। हम लॉ क्यों कर रहे हैं, बात करते हैं एलएलबी हम क्यों कर रहे हैं कि भाई हम एक अच्छे एडवोकेट बन जाएं, या हम एपीओ अधिकारी बन जाएं, या हम जज बन जाएं, ठीक है, या हम गवर्नमेंट टीचर बन जाएं लॉ से, ठीक है, या अन्य हम एलएलबी इसलिए कर रहे हैं और आप पढ़ाई भी इसलिए कर रहे हो। दूसरा अर्थ इसका क्या निकल रहा है कि हम लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं। तीसरा, अब इसका अर्थ क्या है, हम इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। भाई बहुत अर्थ निकल रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। दूसरा, हम एक अच्छे वकील बन जाएं। तीसरा, हम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम कोई एग्जाम गवर्नमेंट लॉ से रिलेटेड कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, या हम प्रोफेसर टीचर बन सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है भाई एलएलबी करने का, सबसे पहले क्या होता है कि हम एक अच्छे एडवोकेट बन जाएं। और ठीक है, और फिलहाल हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन को देखने का, कि इस क्वेश्चन को पढ़कर हम अच्छे अंक ले आए। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ने का इस समय, कि हम अच्छे नंबर ले आए और हम एलएलबी में पास हो जाएं 6th सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम विधि बनाते हैं तो विधि सबसे पहले किस लिए बनाई गई थी, उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है, अर्थ चाहे कितने हो, अनेकताएं चाहे कितनी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसी के अनुरूप उसमें निर्णय दिया जाए। आगे चलते हैं। अब इसी के आधार पर दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। असंगति, जब एक विधि के एक से अधिक अर्थ निकलने के साथ साथ ऐसा भी संभव है कि कोई भी अर्थ न निकले और उसके भिन्न भिन्न हिस्से परस्पर एक दूसरे के ऐसे विरोधी हों कि उस विधि के पूरे आशय यानी उद्देश्य और महत्व को नष्ट कर दें।
ऐसे मामले में भाई एलएलबी जब हम करते हैं तो बहुत से बच्चे एडमिशन लेते हैं, और कोई फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई सेकंड सेमेस्टर में, कोई थर्ड सेमेस्टर में इस प्रकार से छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। किसी की बैक आ जाती है, कोई आर्थिक तंगी से, कोई शारीरिक तंगी से, कोई मानसिक रूप से उसे छोड़कर चला जाता है, ठीक है। कोई बार बार बैक देता है, क्लियर नहीं हो पाती है, तो समस्याएं बहुत आ जाती हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है कि एलएलबी करके हम अच्छे लॉयर बन जाएं और हम अच्छे नंबर ले आए, ठीक है। इस समय अच्छे नंबर लाने का, और इसके बाद क्या उद्देश्य है, एक अच्छे वकील बन जाएं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, ऐसे विरोधी हो कि उस विधि के पूरे आशय और महत्व को नष्ट कर देते हैं, ऐसे मामले में भी न्यायालय का यह कर्तव्य है। भाई उद्देश्य तो काफी निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी उद्देश्यों को देखते हुए अगर किसी के ऊपर थोपा जाए तो वो क्या है, पागल हो जाएगा कि मुझे एडवोकेट भी बनना है, टीचर भी बनना है, एक गवर्नमेंट लॉयर भी बनना है, सरकारी एडवोकेट भी बनना है। इस प्रकार से अगर उसको सब चीजें थोपी जाए तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर बोला है, भिन्न भिन्न हिस्से परस्पर एक दूसरे के ऐसे विरोधी हो कि उस विधि के पूरे आशय और महत्व को नष्ट कर देते हैं, ऐसे मामले में भी न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे विधि में सेंटेंटिया लेजिस अर्थात उसके वास्तविक आशय को निश्चित करे और कानून की शब्दावली में उसके अनुसार सुधार करे। तो यहां बोला है कानून में सुधार करने का उद्देश्य है स्टूडेंट में सुधार करना। भाई उस पर प्रेशर है कि मुझे लॉयर बनना है, टीचर बनना है, एडवोकेट बनना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, और उसके मन में और बहुत सी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, उसे शांति से समझाया जाए, एक जगह बैठाया जाए, भाई आपको क्या करना है, पहले आप उस पे फोकस करो, और सबसे पहले तो आप एलएलबी क्लियर करो, उसके बाद अपना फोकस करना। या आपका पहले से ही एक गोल है कि मुझे पीसीएसजे क्रैक करना है या मुझे गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, तो आपने पहले से निश्चित कर रखा है, तो आप उसी के अनुरूप एलएलबी में भी तैयारी कीजिए और उसी के अनुरूप पढ़ाई कीजिए। लेकिन वो भटकाव का शिकार है तो हम उसे बैठा के समझाते हैं। उसी प्रकार जब कोई विधि है उसका काफी प्रकार से अर्थ निकलता है, और हमें दिखता है कि अगर इसमें से किसी भी प्रकार का अर्थ जो निकलता है उसको लागू किया जाएगा तो वो अनियमितता ला कर रख देगा, तो उसमें क्या है, सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरा है अपूर्णता, जहां विधि की भाषा न तो अनेक अर्थ वाली हो और न परस्पर असंगत विरोधी हो, परंतु फिर भी उसमें कुछ कमियां दिखाई देती हो। मतलब यहां पर बोला है कि जो विधि है ना तो वो ना तो अनेक अर्थ निकाल रही है, ना ही वो विरोधी है, ना ही वो असंगत है, ना उसमें कोई कमी नजर आ रही है, जिनके कारण तर्कसंगत संपूर्ण विचार प्रकट न हो रहे हो। जैसे जहां दो एक दूसरे के विरोधी प्रसंग हो और विधि एक प्रसंग का निर्णय करती हो, तो दूसरे प्रसंग के बारे में शांत हो। ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए न्यायालय तार्किक व्याख्या करता है। यहां पर है, जब हम किसी की व्याख्या करते हैं ना तो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है, ना ही उसमें कोई कमियां हैं, ना ही वो सटीकता देती है किसी चीज में, लेकिन वो समन्वय है, ना ज्यादा सही है ना ज्यादा गलत है। तो उसमें क्या है, न्यायाधीश एक तार्किक रूप अपनाते हैं, उसमें अपने विवेक अनुसार निर्णय देने का प्रयास करते हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य है कि जिस निर्णय को हम दें उसके द्वारा विधि पर किसी प्रकार की अस्पष्टता ना दिखाई दे और विधि से किसी प्रकार का विश्वास ना उठे। तो इसलिए क्या है, जो 50-50% है, 50% तो सही है, जो 50% रॉन्ग सा जो दिखता है, जो कमियां नहीं सी नजर आती हैं, उसमें अपने विवेक के अनुसार न्यायाधीश निर्णय दे सकते हैं। तो ये थी संविधि की व्याख्या। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक कर दो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।